आज हम बात करेंगे ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का भारत, जिसे महाजनपद काल के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रारंभ होती है, जिसका काल 3000 ईस्वी पूर्व से स्वीकार किया जाता है। 3000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक सिंधु काल रहा। इसके पश्चात आर्यों का युग प्रारंभ होता है, जिसमें ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल प्रथम काल को कहा जाता है। इसका समय 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 1000 ईस्वी पूर्व से उत्तर वैदिक काल प्रारंभ होता है, जिसका सामान्यतः काल स्वीकार किया जाता है 500 ईसा पूर्व तक। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में, अंतिम काल में ही 6वीं सदी ईसा पूर्व के भारत के विषय में हमको चर्चा करनी है। तो इसकी पृष्ठभूमि में पहले सिंधु काल और मुख्य रूप से आर्य काल का उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल तक जनों का निर्माण हो चुका था। आपको ज्ञात होगा कि जन सबसे पहले छोटी इकाई, राजनीतिक जो छोटी इकाई या सामाजिक इकाई थी, वह परिवार। कई परिवार मिलकर ग्रामों का निर्माण करते, कई ग्राम मिलकर एक विश्व का निर्माण करते और कई विषयों से मिलकर जनों या जन का निर्माण हुआ था। तो इस काल तक, उत्तर वैदिक काल तक जन थे। इस काल के आते आते जन से जनपदों का निर्माण हुआ और जनपदों ने महाजनपदों का रूप ले लिया। स्पष्ट है कि इनकी आकृति बढ़ती जा रही थी, विस्तार बढ़ता जा रहा था, राज्य बड़े होते जा रहे थे, राजाओं के अधिकार भी बढ़ते जा रहे थे। इस प्रकार से जन से जनपद और जनपद से महाजनपदों का निर्माण हुआ। इनका क्षेत्र इस काल में था उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक, हिंदू कुश से लेकर गोदावरी नदी के तट तक। इन महाजनपदों का विस्तार देखा जा सकता है। इस काल के इतिहास के स्रोत के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो पाणिनि का अष्टाध्यायी 700 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक की जानकारी हमें प्रदान करता है। इसमें 22 जनपदों का उल्लेख 200 वर्ष के काल में हमें प्राप्त होता है। भगवती सूत्र, जो कि एक जैन ग्रंथ है, यह 16 महाजनपदों की चर्चा करता है, किंतु इनके नाम और क्षेत्र पूरी तरह से इस ग्रंथ में स्पष्ट नहीं है। इसके पश्चात अंगुत्तर निकाय स्पष्टतः 16 महाजनपदों की चर्चा करता है। महावस्तु, ये भी बौद्ध ग्रंथ हैं दोनों, इनमें भी 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। इस प्रकार 16 महाजनपद जो मुख्यतः राजतंत्र से संबंधित थे, यद्यपि इसमें से कुछ अंतिम समय में या बाद के काल में गणतंत्रों में परिणत हो गए थे, जिनकी हम चर्चा करेंगे। और इनके साथ प्रमुख रूप से 10 गणराज्यों की भी चर्चा की जाएगी जो इस काल में थे। 16 महाजनपद और 10 गणतंत्रात्मक शासन पद्धति के आधार पर जिनको गणराज्य कहा जाता है। इस काल के राज्यों के विषय में हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहला राज्य था अंग। वर्तमान में मुंगेर व भागलपुर, जो कि बिहार में स्थित हैं। इसकी राजधानी चंपानगरी, जो चंपा नदी के तट पर स्थित थी। इसका उल्लेख अथर्ववेद में आता है सर्वप्रथम, फिर रामायण में, महाभारत में, पुराणों में। राज्य स्थापना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि अंग नामक राजा के द्वारा इस राज्य की स्थापना की गई थी। इस कारण इसका नामकरण अंग हुआ। अंग और मगध का कालांतर में संघर्ष होता है।
अंग शक्तिशाली राज्य था, पर मगध के बिंबिसार ने इसको पराजित किया। ब्रह्मदत्त अंग का अंतिम शासक था, जिसको परास्त करने के बाद अंग को मगध राज्य में मिला लिया गया। यह क्षेत्र व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण पूर्व एशिया में यह व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण पूर्व एशिया में इन्होंने अपने राज्य की स्थापना की थी और नाम रखा था चंपा। हरिवंश पुराण में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। यह पहला महाजनपद था अंग का। दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है, महाजनपद है मगध का। दक्षिण बिहार में यह स्थित था। आधुनिक पटना, गया और शाहाबाद का इलाका इसमें आता है। राजधानी गिरिवज्र थी। बृहद्रथ द्वारा राज्य स्थापना इसकी की गई थी। जरासंध इस राज्य का शक्तिशाली शासक रहा था, जिसकी चर्चा महाभारत में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। मगध राज्य उत्तर में गंगा, दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला तक, पूर्व में चंपा नदी और पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत था। यह इसकी प्राकृतिक राज्य की सीमा थी, राज्य की प्राकृतिक सीमा थी। गिरिवज्र पहाड़ियों पर बसी हुई नगरी थी और सुरक्षित थी, बाह्य आक्रमणों से पूरी तरह सुरक्षित थी। मगध राज्य में हर्यक वंश की स्थापना हुई। बिंबिसार इसका प्रधान शासक, ये महात्मा बुद्ध का समकालिक था। काशी राज्य इसको दहेज के रूप में कोसल के राजा महाकोसल से, उसकी पुत्री से विवाह करने पर प्राप्त हुई थी। बिंबिसार ने अंगराज्य को जीता। ब्रह्मदत्त को इसने परास्त किया। इसके पश्चात इसका पुत्र अजात शत्रु आता है। यह बिंबिसार का पुत्र था। इसने कोसल राजा प्रसेनजीत के साथ युद्ध किया। प्रारंभ में यह जीता। अजात शत्रु प्रसेनजीत का रिश्ते में भांजा लगता था। उसकी माँ प्रसेनजीत की बहन थी, किंतु बिंबिसार को कैद करना और उसकी मृत्यु और उसके बाद उसकी माता की मृत्यु, अजात शत्रु की माता की मृत्यु के कारण प्रसेनजीत नाराज था और उसने काशीग्राम, जो दहेज में बिंबिसार को प्राप्त हुआ था, उसको वापस ले लिया था और अन्य कारणों से इनके बीच संघर्ष हुआ। संघर्ष में प्रसेनजीत पहले तो पराजित हुआ, किंतु बाद में अजात शत्रु को उसने कैद कर लिया। अजात शत्रु के साथ उसने अपनी पुत्री वज्रा का विवाह किया और मित्रता स्थापित कर ली। की राजधानी गिरिवज्र, बाद में राजगृह थी। बृहद्रथपुर, मागधपुर भी इनको इस नाम से पुकारा गया है। रामायण में इसे वशुगति नाम से पुकारा गया है। वैनसांग इसे कुशाग्रपुर के नाम से पुकारता है। बौद्ध ग्रंथों में बिंबिसारपुरी के नाम से भी इसको जाना गया है। तीसरा राज्य था काशी का। काशी गंगा के तट पर स्थित राज्य था। कौशल राजा के साथ निरंतर इनका संघर्ष चलता रहा। राजधानी वाराणसी थी। इसका विस्तार 36 मील था, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है और यह नगर वाराणसी भारत का उस समय का प्रसिद्ध नगर था। यह शिक्षा, ज्ञान, शिल्प और व्यापार का केंद्र था। प्रसिद्ध राजाओं में राजा अश्वसेन, जो पार्श्वनाथ आपको ज्ञात होगा, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे।
इनके पिता थे अश्वसेन, ये यहाँ के राजा थे। काशी राज्य अंततः कौशल राज्य से पराजित होता है और कौशल राज्य में विलीन हो जाता है। चौथा राज्य कौशल वर्तमान में अवध क्षेत्र में विस्तृत है। पश्चिम में गोमती नदी, दक्षिण में चंदिका नदी, पूर्व में सदानीरा और उत्तर में नेपाल के पहाड़ियों के बीच यह राज्य स्थित था। राजधानी श्रावस्ती, मुख्य शासक थे महाकौशल प्रसेनजीत। काशी और कौशल का निरंतर संघर्ष चलता रहा और इसमें कौशल को विजय अंततः प्राप्त होती है। मगध से भी इसका संघर्ष चला। प्रसेनजीत जब शासक थे, अभी हमने कुछ समय पूर्व ही इसका उल्लेख किया। प्रारंभ में प्रसेनजीत पराजित हुआ और अंततः अजातशत्रु को बंदी बनाने में वह सफल रहा और अपनी पुत्री वज्रा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर मगध के साथ शांति स्थापना की और काशी ग्राम जो उसने छीन लिया था उसे पुनः अजातशत्रु को वापस दे दिया। प्रसेनजीत का पुत्र विरुद्धक तक राज्य सुरक्षित रहा और उसके बाद कौशल और मगध का पुनः संघर्ष हुआ और मगध ने कौशल राज्य को जीत लिया। साकेत और अयोध्या नगरी इस क्षेत्र के प्रसिद्ध नगर थे। ये दोनों आसपास थे अथवा कुछ विद्वान मानते हैं कि ये एक ही नगर थे। इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे यहाँ के ऐसा उल्लेख आता है। राजा हरिश्चंद्र भी इस वंश के राजा थे। ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। भगीरथ का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। अम्बरीश, दशरथ, राम आदि का उल्लेख भी वेदों में प्राप्त होता है। अगला राज्य था वत्स। इलाहाबाद के क्षेत्र में यह राज्य स्थित था। राजधानी कौशाम्बी, प्रसिद्ध शासक थे उदयन। अवंती के साथ वत्स का संघर्ष चलता रहा। उदयन ने विजय यात्रा की, इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में प्राप्त होता है। इसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। यह राज्य सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। उदयन का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। यह 3 नाटकों का तत्कालीन जो नाटक लिखे गए उसके नायक के रूप में था। भास द्वारा रचित स्वप्न वासवदत्ता, हर्ष की प्रियदर्शिका और रत्नावली नाम की रचनाएं हैं जिनमें उदयन नायक के रूप में है। उदयन के कलिंग को जीतने की कथा भी है। मगध राजा दर्शक की बहन पद्मावती के साथ इसका विवाह हुआ था। छठा राज्य सूरसेन। मथुरा इसकी राजधानी थी। राजा अवंतीपुत्र बौद्ध था। इस राज्य की सड़कें बड़ी प्रसिद्ध थीं, चौड़ी और साफ सुथरी थीं। पूर्व यदुवंशियों का यह राज्य रहा था। मथुरा यमुना के तट पर बसा हुआ नगर था। यूनानी स्रोतों से जानकारी मिलती है कि यहाँ की सड़कें बड़ी चौड़ी थीं और यह नगर केंद्र में था। बेराज, श्रावस्ती, कान्यकुब्ज, प्रयाग आदि उस काल के प्रसिद्ध नगरों से सड़कों के माध्यम से यह जुड़ा हुआ था। ऋग्वेद में यदु और यदुवंश का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। महाभारत में आप सभी को ज्ञात होगा कंस और कृष्ण, नंदवंश, उग्रसेन आदि का विवरण प्राप्त होता है। यदुवंश की एक शाखा दक्षिण तक गई। माहिष्मति और विदर्भ नगरों, इन क्षेत्रों में इन्होंने राज्य किया। वृष्णिवंश के शासक वसुदेव और कृष्ण का उल्लेख
प्राप्त होता है। इन्होंने अपने वंश की रक्षा की थी। कंस, जो इनके वंश से संबंधित नहीं था, उसकी हत्या या उसको परास्त किया था। यदुवंश की एक शाखा जिसके अंत करने का प्रयास कंस ने किया था, किंतु उसमें वह सफल नहीं हुआ और स्वयं परास्त हुआ था। यह राज्य था सूरसेन। इसके बाद पांचाल, वर्तमान में रुहेलखंड, मध्य दोआब, बदायूं, फर्रुखाबाद और उत्तर प्रदेश के अन्य जिले इसमें सम्मिलित हैं। इसका विभाजन हुआ था। उत्तर पांचाल राजधानी अहिछत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी कांपिल्य नगरी थी। गंगा नदी दोनों राज्यों के बीच में बहती थी, उसकी सीमा थी। अहिछत्र, या जिसको छत्रवती भी कहा जाता है, अब बरेली जिले में रामनगर के रूप में वर्तमान में विद्यमान है। दक्षिण पांचाल चंबल तक विस्तृत था। पांचालों ने कान्यकुब्ज या कन्नौज की नींव भी रखी थी। अगला महाजनपद था कुरु। दिल्ली का समीपवर्ती क्षेत्र था। मेरठ का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित था। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। हस्तिनापुर अन्य प्रमुख नगर के रूप में था। बुद्ध काल में कौरव्य इसका शासक था। इसका विस्तार 900 मील। महासुत सोम जातक के अनुसार 900 मील इसका विस्तार था। पाली ग्रंथ इसे युधिष्ठिर वंशीय शासक कहते हैं। बाद में इसका क्षेत्र गणतंत्र के रूप में परिणत हुआ। अगला राज्य था नवा, मत्स्य, आधुनिक जयपुर। कुरु के दक्षिण, यमुना के पश्चिम में स्थित मत्स्य क्षेत्र था, राज्य था। चंबल की पहाड़ियों से सरस्वती नदी तक इसका विस्तार बताया गया है। विराट नगरी इसकी राजधानी थी। जयपुर, भरतपुर, अलवर का क्षेत्र वर्तमान में है। मत्स्य और चेदी को संयुक्त रूप से भी कई जगह उल्लेख किया गया है। आगे चलकर मत्स्य राज्य मगध में विलीन हुआ परास्त होने के पश्चात। अगला राज्य था चेदी, आधुनिक बुंदेलखंड। शक्तिमती राजधानी थी। शिशुपाल महाभारतकालीन शासक था। यमुना के पास यह स्थित था। सहजाति व त्रिपुरी अन्य नगर थे इस राज्य के। चेती जातक में चेदी राजाओं की सूची दी गई है। मानधाता और अन्य शासकों से इसका क्रम शुरू होता है, प्रारंभ होता है और क्रमशः राजाओं के नाम दिए गए हैं। शिशुपाल पिता दमघोष और पुत्र धृष्टकेतु का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। नेपाल की तराई में भी चेदी नाम के एक राज्य का उल्लेख प्राप्त होता है। इसकी एक शाखा कलिंग क्षेत्र में भी विस्तृत थी। अगला राज्य था अवंती। मालवा क्षेत्र में यह राज्य स्थित था। उत्तरी अवंती इसकी राजधानी उज्जैनी क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित थी। दक्षिण अवंती राजधानी माहिष्मती थी। अब इसका नाम मानधाता है। नर्मदा के तट पर यह नगर स्थित था। चंडप्रद्योत यहाँ का प्रसिद्ध शासक था, जिसने उदयन को बंदी बनाया था। उदयन वस्त्र राजा था। बाद में 4वीं सदी ईस्वी पूर्व में मगध का अधिकार इस क्षेत्र पर हो गया था। अंतिम राजा नंदीवर्मन शिशुनाग, जो मगध का शासक था, उससे परास्त हुआ। पुराणों में इस राज्य की स्थापना यदुवंशियों द्वारा किया जाना बताया जाता है। अगला राज्य गांधार, आधुनिक पेशावर, रावलपिंडी। राजधानी इसकी तक्षशिला, जो शिक्षा का केंद्र थी। ऋग्वेद और पुराणों में उल्लेख है इस राज्य का। 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में
पुष्कर सारिन नाम का शासक यहाँ पर शासन कर रहा था। चंड प्रद्योत से इनका युद्ध हुआ था और कहा जाता है कि पुष्कर सारिन उसमें विजयी हुआ था। कश्मीर का क्षेत्र भी इस राज्य में सम्मिलित था। यह व्यापार का प्रमुख केंद्र था। नग्नजित राजा इस क्षेत्र में ही हुआ था। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में फारस का इस पर अधिकार हो गया और इस प्रकार गांधार राज्य का फारस के साथ विलय हुआ। 13वां राज्य था कंबोज। गांधार के उत्तर पश्चिम में यह स्थित है। राजधानी हाटक या राजपुर दो नाम का उल्लेख होता है। 4वीं सेंचुरी बीसी में यहाँ पर गणतंत्र स्थापित हुआ था। राजपुर वर्तमान में रजौरी, जो जम्मू कश्मीर राज्य में वर्तमान में स्थित है, रजौरी राजपुर, यह इसकी राजधानी मानी जाती है। कुछ विद्वान इसे आर्य क्षेत्र मानते हैं। वंश ब्राह्मण में उल्लेख है कि उपमन्यु, जो कंबोज उपमन्यु के नाम से इसका उल्लेख है, इस कारण से इसे आर्यों का क्षेत्र माना गया। भूरिदत्त जातक में इस क्षेत्र के राजा या लोगों को अनार्य कहा गया है। राजा चंद्रवर्मन एवं सुदक्षिण यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे। कालांतर में यहाँ पर भी गणतंत्र की स्थापना हुई थी। 14वां राज्य अश्मक। दक्षिण भारत के गोदावरी तट पर अश्मक राज्य स्थित था। राजधानी थी पोतन। अवंती से लगातार इसका संघर्ष चल रहा था और अंततः अवंती विजयी हुआ और यह राज्य समाप्त हुआ। वायु पुराण में अश्मक इक्ष्वाकु वंशज इस क्षेत्र के राजाओं को कहा गया है। राजर्षि अश्मक ने पोतन नगर की स्थापना की थी, ऐसा विवरण हमें महाभारत में प्राप्त होता है। राजा अरुण मंत्री नंदीसेन था, इसका उल्लेख प्राप्त होता है। अरुण के कलिंग जीतने की बात भी कुछ धर्म ग्रंथों में कही गई है। अगला राज्य था वज्जी। प्रारंभ में राजतंत्र, बाद में गणतंत्र के रूप में परिणित हुआ। राजधानी मिथिला। पहले राजतंत्र था और फिर बिखरा और 8 गणराज्यों में यह विभक्त हो गया था। लिच्छवी व विदेह इसके प्रमुख गणतंत्रों में से थे। लिच्छवी राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगरी विस्तृत नगरी थी, बड़ी नगरी थी। यहाँ पर अनेक चैत्य, विहार, स्तूप और राजप्रसाद थे। द्वितीय बौद्ध सभा भी यहाँ आयोजित की गई थी। इन्हीं 8 गणतंत्रों में ज्ञात्रिक भी एक प्रमुख गणतंत्र के रूप में था। बाद में मगध के द्वारा, अजात शत्रु के द्वारा, जो मगध के राजा थे, यह क्षेत्र जीत लिया गया। 16वां और अंतिम महाजनपद था मल्ल। नेपाल के जनकपुर या संभवतः इसी को मिथिला भी कहा जाता है, क्षेत्र सम्मिलित थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश, वर्तमान में देवरिया का क्षेत्र। मल्ल राजतंत्र से गणतंत्र में परिणित हुआ, फिर 2 भागों में बटा। पहला था पावा के मल्ल, जो वशिष्ठ गोत्रीय क्षत्रिय थे। पावा में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। दूसरा था कुशीनारा के मल्ल, की राजधानी कुशीनारा थी। संथागार में मल्लों की नियमित सभाएं होती थी। गणतंत्रों के विवरण में हम संथागार के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इस राज्य का पतन हो गया था। ये 16 महाजनपद थे, जहां प्रारंभ में तो निश्चित रूप से राजतंत्र ही था। हमने चर्चा भी की कि कुछ राजतंत्र गणतंत्र में बदल गए थे। ये 16 महाजनपद थे। अब हम चर्चा करेंगे गणराज्यों की। गणराज्य या संघ राज्य के नाम से भी इनको जाना जा सकता है। छोटे गणराज्य मिलकर संघ बनाने लगे।
ताकि साम्राज्यवादी शक्तियों का सामना कर सकें। स्पष्टतः दो धाराएं चल रही थीं, एक राजतंत्र की और दूसरी गणतंत्र की, जहां पर वे जनपदीय स्वतंत्रता की सुरक्षा का प्रयास कर रहे थे। पहला गणराज्य था शाक्य गणराज्य, कपिलवस्तु। इसकी विशेष प्रतिष्ठा थी। गौतम बुद्ध का इस क्षेत्र में जन्म हुआ था। शाक्य या इक्ष्वाक वंशीय इनको स्वीकार किया जाता है। कपिलवस्तु जो इसकी राजधानी थी, शिक्षा और कला का केंद्र थी। आधुनिक बस्ती जिले के पूर्वी भाग, गोरखपुर का पश्चिमोत्तर भाग और नेपाल का कुछ भाग इस राज्य में सम्मिलित था। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में राप्ती नदी, पूर्व की ओर रोहिणी नदी और पश्चिम की ओर भी राप्ती नदी से यह राज्य घिरा हुआ था। शाक्य गणराज्य में 80,000 परिवार थे, इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। कौशल राज्य के विदुदम राजा ने 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में अधिकार इस क्षेत्र में किया था। यह था शाक्य गणराज्य। इसके बाद वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की चर्चा करेंगे। वैशाली इसकी राजधानी थी। मुजफ्फरपुर के बसाद में यह वर्तमान क्षेत्र है। वैशाली क्षेत्र विहार और महलों से सुसज्जित था। सामाजिक संस्कार, धार्मिक समारोह, शिक्षा, कला आदि का यह केंद्र था। यह क्षेत्र बुद्ध और महावीर दोनों के संपर्क में रहे। वैशाली में 42,000 परिवार रहते थे। मल्लों के 9, काशी कौशल के 18 गणराज्य इसमें सम्मिलित थे। कुल मिलाकर 27 गणराज्य इसमें हुए। मल्लों के 9 और काशी कौशल के 18 गणराज्य। इनके गणराज्यों के प्रधान को राजा कहा जाता था। 7,707 अन्य राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि छोटे छोटे क्षेत्रों से जो चुने हुए व्यक्ति आते थे उन्हें भी राजा कहा जाता था। प्रतिनिधि थे, उनको राजा कहा जाता था। बहुत शक्तिशाली गणतंत्र था, किंतु अजातशत्रु ने इस क्षेत्र को जीता। लंबे संघर्ष के बाद गणराज्यों के बीच फूट डालने के पश्चात उसने इसमें विजय प्राप्त की थी। तीसरा, पावा के मल्ल वशिष्ठ गोत्र के थे। महावीर स्वामी को इसी क्षेत्र में निर्वाण प्राप्त हुआ था, निधन हुआ था उनका। कुशीनगर के पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह स्थित था। आधुनिक पडरौना क्षेत्र ये था, ये कनिंघम स्वीकार करते हैं। चौथा, कुशीनगर के मल्ल, राजधानी कुशीनगर, आधुनिक कसिया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु इस क्षेत्र में हुई थी। मध्यम निकाय ग्रंथ से ज्ञात होता है कि यह मल्ल राज्य संघ था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात मगध ने इस क्षेत्र पर अधिकार स्थापित किया था। संथागार में यहाँ भी सभाएं होती थीं और जब बुद्ध की मृत्यु का समाचार संथागार में पहुंचा उस समय इनकी सभा चल रही थी। पिप्पली वन के मौर्य या मौर्य गणराज्य, जो पिप्पली वन के मौर्य कहलाते हैं, शाक्यों से इनका संबंध था। हिमालय के पहाड़ में यह नगर बसा हुआ था, पिप्पली वन। मयूरों के लिए यह प्रसिद्ध था, इस कारण इसे मौर्य कहा गया। यह राज्य कोलीय राज्य के पूर्व में स्थित था। आधुनिक गोरखपुर जिले में इसकी राजधानी नामक गांव है वर्तमान में, उसके समीप यह स्थित था। मौर्य पूर्व शाक्य थे। कौशल नरेश विदुदम के अत्याचारों के कारण हिमालय क्षेत्र में ये आकर बस गए थे और पिप्पली वन नाम का नगर इन्होंने बसाया था। चंद्रगुप्त मौर्य को भी इस वंश से संबंधित किया जाता है अथवा माना जाता है। छठा,
कोलीय गणराज्य, इसको रामगाम के कोलीय गणराज्य के रूप में जाना जाता है। रोहिणी नदी शाक्य व कोलीय राज्य की सीमा थी और इन दोनों राज्यों के बीच इसके पानी को लेकर विवाद हुआ करता था। रोहिणी नदी से दोनों राज्यों में सिंचाई होती थी और विवाद भी इसको लेकर होता था। पानी विवाद में महात्मा बुद्ध ने कई बार हस्तक्षेप किया था, मध्यस्थता की थी दोनों राज्यों के बीच। दक्षिण में सरयू नदी तक कोलीय राज्य विस्तृत था। राजबली पांडे नागवंश, काशी के नागवंश और शाक्यों के मिश्रण से इनको उत्पन्न बताते हैं। कोल वृक्षों की कटाई कर, सफाई कर बसने के कारण उस क्षेत्र में कोलीय इनको कहा गया। राजधानी रामग्राम, आधुनिक गोरखपुर में रामगढ़ तालाब या ताल के पास रामग्राम स्थित है। कोली राजकुमारी यशोधरा से महात्मा बुद्ध का विवाह संपन्न हुआ था। 7वां गणराज्य था बुली गणराज्य, जिसको अल्प कप्प के बुली गणराज्य के रूप में जाना जाता है। ज़्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं है। आधुनिक शाहाबाद और मुजफ्फरपुर के आसपास यह राज्य स्थित था। वेठ द्वीप नाम डॉक्टर R.S. त्रिपाठी स्वीकार करते हैं, उस क्षेत्र में यह राज्य स्थापित था। 8वां विदेह, मिथिला के विदेह के नाम से जाना जाता है। भागलपुर, दरभंगा बिहार में। राजधानी मिथिला या जनकपुर। मिथिला में 16,000 गांवों का उल्लेख प्राप्त होता है और 7 योजन इसका विस्तार उल्लिखित किया गया है। सूर्यवंशीय शाखा, जिसकी शाखा थी निमिवंश, से संबद्ध माना गया है। शिक्षा का स्तर इस राज्य का काफ़ी ऊंचा था। स्त्री और पुरुष दोनों बड़ी मात्रा में शिक्षित इस क्षेत्र में पाए जाते थे। 9वां मगध राज्य, भर्गवंश ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है। मिर्जापुर के पास डॉक्टर जायसवाल स्वीकार करते हैं। राजधानी चुनार राजबली पांडे मानते हैं। ज़्यादा जानकारी इस राज्य के बारे में भी नहीं है। 10वां कालम, केशपुत्र के कालम, गंगा यमुना के दोआब में यह राज्य स्थित था। पंचालों से यह राज्य संबद्ध था। वैदिक ग्रंथों से इसके संकेत प्राप्त होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में केशियों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। बुद्ध के गुरु आलार या आलार कालम भी इनको कहा गया है, यहीं से थे। राजबली पांडे स्वीकार करते हैं कि यह कौशल के पश्चिम में यह राज्य स्थित था, ऐसा स्वीकार करते हैं। इस काल के राजनीतिक जीवन की विशेषताएं देख लेंगे। अब तक हमने 16 महाजनपद और 10 गणतंत्रीय राज्यों की चर्चा की। अब इस काल के राजनीतिक जीवन की प्रमुख विशेषता क्या थी? पहली विशेषता थी केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण की शक्तियों के मध्य संघर्ष। एक ओर राजतंत्र, केंद्रीय राज्य स्थापित करने साम्राज्यवादी ताकत के रूप में सामने आ रहे थे। सभी छोटे राज्यों को परास्त कर एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। तो दूसरी ओर गणतंत्र थे, जो जनपदीय स्वतंत्रता, क्षेत्रीय स्वतंत्रता की रक्षा का प्रयास कर रहे थे। तो इस तरह से केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण, क्षेत्रीयवाद और वृहद राज्यों की अवधारणा के बीच संघर्ष चल रहा था। ये इस काल की पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता थी राजतंत्र एवं गणतंत्रों के आदर्शों का संघर्ष। कुरु, पांचाल, मल्ल, विदेह राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हो गए थे। अभी हमने 16 महाजनपदों की चर्चा की। संभवतः राजाओं के कुशासन के कारण हुआ होगा ऐसा, या स्वतंत्रता की भावना, लोकतंत्र की भावना के कारण
गणतंत्रों की स्थापना हुई होगी। राजा के दैवी अधिकारों से भी विरोध हो सकता है। गणतंत्र लोकतंत्र के अधिक करीब थे। इस प्रकार राजतंत्र और गणतंत्रीय सोच के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी। ये इस काल की दो प्रमुख राजनीतिक विशेषताएं थीं। इसके पश्चात हम देखेंगे गणतंत्रीय शासन व्यवस्था। गणतंत्रीय शासन व्यवस्था में मुख्य रूप से शाक्य एवं लिच्छवियों की पर्याप्त मात्रा में हमारे पास जानकारी उपलब्ध है। अन्य गणराज्यों के बारे में अल्प जानकारी हमें प्राप्त होती है। गणतंत्रीय शासन व्यवस्था में पहला पद राजा, ये वास्तविक राजा थे या राजतंत्र में जैसे राजा होते थे ऐसे अधिकार संपन्न थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता, या ऐसा तो कम से कम था ही नहीं। राजा का पद अवश्य था, संभवतः इनका चुनाव होता था। काल भी संभवतः स्पष्ट उल्लेख नहीं है, 10 वर्ष का अनुमान किया जाता है। लिच्छवी राज्य में 7,707 राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है, जो स्पष्ट है कि एक राज्य में इतने राजा उस तरह के राजा नहीं हो सकते जैसे राजतंत्र में होते थे। ये प्रतिनिधि थे अपने अपने क्षेत्र के, उन सभी को भी राजा कहा जाता था। और इन राजाओं के चयन में कोई न कोई लोकतांत्रिक पद्धति अवश्य कार्य करती थी। अधिकारी, मंत्रिमंडल या सामंत, अलग अलग उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। चाहे हम इन्हें अधिकारी कहें, कुछ जगह मंत्रिमंडल के रूप में इन्होंने कार्य किया, राजा के सहयोगी के रूप में, प्रमुख राजा के सहयोगी के रूप में, और कुछ स्थानों पर सामंतों की तरह की व्यवस्था भी हमको देखने को प्राप्त होती है। कुछ अधिकारियों के निर्वाचन का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। लिच्छवी मल्लगण्य राज्य में कार्यकारिणी अथवा मंत्रिमंडल हुआ करता था। लिच्छवी गणराज्य में 8 कार्यकारिणी या मंत्रिमंडल के सदस्य का उल्लेख है और मल्ल गणराज्य में 4 अधिकारी अथवा मंत्री का उल्लेख प्राप्त होता है। नगर में नगर भुक्तिक का पद होता था। गांव में ग्राम भोजक का पद था। उपराजा, सेनापति, भांडागारिक आदि के पदों का उल्लेख प्राप्त होता है। कुछ गणराज्यों में, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, सामंत होने का उल्लेख प्राप्त होता है। इनके अधिकार में जमीनें होती थी। आप सभी जानते हैं, हमारे देश में इन्हें जमींदार के नाम से भी जाना जाता है। भांडागारिक कर संग्रहण हेतु एक पदाधिकारी होता था जो सामंत अपने क्षेत्र में नियुक्त करते थे। सामंती व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस व्यवस्था भी कुछ क्षेत्रों में उल्लिखित है। ये पुलिस आंतरिक शांति व्यवस्था का कार्य करते थे और आवश्यकता पड़ने पर, युद्ध की स्थिति आने पर सेना के रूप में भी इनको कार्य करना होता था। पुलिस के प्रमुख अधिकारी सेनापति के रूप में भी कार्य करते थे। प्रत्येक सामंत सभा का सदस्य होता था। कौटिल्य सामंतों का संघ कहता है। गणराज्यों को सामंतों का संघ कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में उल्लिखित किया है। अब सभा या संथागार, कई बार हमने संथागार शब्द का प्रयोग किया है। ये पारिभाषिक शब्द थे उस काल के, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको ये बातें स्पष्ट हो सके। पहला है संथागार। सभा जहां पर आयोजित होती हो उस बैठने के स्थान को संथागार कहा गया। राजा, जो सभा के सदस्य होते थे, उन सभी सदस्यों को राजा कहा जाता था। एक प्रमुख राजा भी होता था, लेकिन नाम उसका राजा ही होता था। आसन शब्द का प्रयोग किया गया सदस्यों के बैठने के स्थान को। आसन प्रज्ञापक का पद होता था, जो सदस्यों के बैठक व्यवस्था की देखभाल करता था, उनकी व्यवस्था करता था। आसन प्रज्ञापक। गणपूर्ति, जिसको वर्तमान में हम कोरम के नाम से जानते हैं,
सदस्यों की निश्चित संख्या होने पर ही सभा होती है। अब भी ये समितियों और सभा के लिए नियम है। गणपूरक नाम का पद था जो गणपूर्ति या कोरम की पूर्ति की व्यवस्था का निर्धारण करता था। प्रतिज्ञा कहा जाता था इस समय प्रस्ताव को, जो प्रस्ताव सभा में लाया जाए उसको प्रतिज्ञा कहा गया। ज्ञप्ति, ज्ञप्ति कहा गया वाचन या पठन। प्रस्ताव जब पढ़ा जाता था तो उसको ज्ञप्ति कहा जाता था। छंद, छंद कहा गया था मत को। सभा में जब मत विभाजन होता था, किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में जब वोट डालते थे लोग, तो उस मत को छंद कहा जाता था। शलाका लकड़ी का एक टुकड़ा होता था। यह मत व्यक्त करने के लिए कोई प्रस्ताव लाया गया, पक्ष विपक्ष में मतांकन करने के लिए अलग अलग रंगों के लकड़ी के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था। इसे सलाका कहा जाता था। सलाका संग्राहक होता था एक पद, जो स्पष्ट है कि मतांकन जब किया जाता था सभी सदस्यों के पास ये सलाकाएँ रखी जाती थीं अलग अलग रंगों की। वो चुनते थे और चुनकर सलाका संग्राहक को दे देते थे और इस प्रकार से मतों की गणना होती थी। लिपिक कार्यवाही, लिखने वाले को लिपिक कहा गया। अनुपस्थित सदस्यों को भी मताधिकार प्रदान किया गया था। सभा के जो सदस्य संथागार में उपस्थित नहीं होते थे वो भी मत दे सकते थे, वोट कर सकते थे, उसके भी नियम थे। बड़े गणराज्यों में प्रांतीय संथागार भी थे। अलग अलग प्रांतों में अलग संथागार या अलग सभाएं भी होती थी। सभी निर्णय यहाँ पर लिए जाते थे, चाहे वो सैनिक सेना संबंधी हों, राजनैतिक हों, सामाजिक हों, आर्थिक हों, सारे निर्णय संथागार में लिए जाते थे। इनकी कार्य प्रणाली के विषय में चर्चा करेंगे। प्रस्ताव को 3 बार पढ़ा जाता था, दोहराया जाता था। यदि सभी सदस्य सभा के संथागार में मौन हैं तो उसको उनकी मौन स्वीकृति मानी जाती थी। यदि विरोध हो, इस परिस्थिति में मतदान कराया जाता था। मतदान गुप्त पद्धति से या गुप्त मतदान कहा जा सकता है। सलाकाओं के माध्यम से गोपनीय रूप से एक पात्र में ये सभी सदस्य डालते जाते थे। इस तरह से मतदान गुप्त रखा जाता था। किसी उलझी हुई समस्या के लिए विशिष्ट समितियों का गठन, जो संथागार के सदस्य होते थे, सभा के सदस्य होते थे, उनकी विशिष्ट समितियां बनाई जाती थी। सदस्यों के अनुचित व्यवहार करने पर भी नियम थे। निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता था, उनको भी दंडित किया जाता था। गणराज्यों में न्याय व्यवस्था बड़ी ही सुव्यवस्थित ढंग से प्रारंभ हुई थी। 7 अदालतें थीं। पहली अदालत विनिश्चया मात्य, जो फौजदारी मामले देखा करती थी। दूसरा व्यवहारिक न्यायालय, जो दीवानी मुकदमों की सुनवाई करती थी। तीसरी अदालत थी सुत्तधर की। चौथी अष्टकुल, 5वीं सेनापति की, 6ठी उपराजा की और 7वीं राजा या प्रमुख राजा की। इस प्रकार 7 न्यायालयों से अपराध सिद्ध होने पर ही अपराधी को सजा दी जा सकती थी। किसी भी एक न्यायालय ने अगर उसे अस्वीकार किया तो उन्हें सजा प्राप्त नहीं होती थी। इस तरह न्याय के लिए एक प्रक्रिया गणराज्यों में निर्धारित की गई थी। अब हम देख लेंगे गणतंत्रों का पतन क्यों हुआ। पहली बात थी एकता की कमी थी, इनमें फूट और विवाद था। अजातशत्रु ने भी इसी का प्रयोग किया था। लोकतंत्र में जो दिक्कतें होती हैं वही यहाँ पर भी थी। एकता की कमी के कारण इनका पतन हुआ। दूसरा, गोपनीयता भंग होना। यह भी लोकतंत्र की व्यवस्था में या गणतंत्र की व्यवस्था का एक दोष कहा जाता है। गोपनीयता नहीं रखी जा सकती। बार बार
जानकारियों का आदान प्रदान होता है। इससे शत्रु पक्ष को इसकी जानकारी या शत्रु देशों को इसकी जानकारी पहुंच जाने का खतरा निश्चित रूप से रहता है। इसके कारण भी इनका पतन हुआ। तीसरा था सामंतवाद। जमींदारों के आपस में संघर्ष होने लगे, ईर्ष्या द्वेष ने जन्म ले लिया, दायित्वों के निर्वहन को लेकर, क्षेत्रों को लेकर विवाद होने लगे और इस कारण से सामंतवादी व्यवस्था और उस सोच के कारण गणतंत्रों का पतन हुआ। न्याय में विलंब होने के कारण भी दिक्कतें हुई। अपराधियों को आसानी से सजा नहीं मिल पाती थी। 7 न्यायालयों से गुजरने के पश्चात अगर वास्तविक कोई अपराधी है और किसी एक भी अदालत ने उसको अपराधी नहीं माना तो वह दंडित नहीं हो पाता था। इस प्रक्रिया में भी लंबा समय लगता था। वर्तमान में भी हमारे देश की न्याय प्रणाली में भी यह दोष देखा जा सकता है। राजनीतिक संस्थाओं में शक्ति केंद्रित होना। सामाजिक संस्थाएं भी थीं, किंतु राजनीतिक संस्थाओं में सारी शक्तियां केंद्रित हो गई थी और इन राजनीतिज्ञों ने अपने स्वार्थ के लिए इसका उपयोग करना शुरू किया। सामाजिक, आर्थिक और स्थानीय संस्थाओं का महत्व सीमित कर दिया। इस कारण से भी गणराज्यों का पतन हुआ। स्वशासन प्रथा की समाप्ति के कारण भी इनका पतन हुआ। शक्ति केंद्रीय या केंद्र की ओर बढ़ने लगी और स्थानीय संस्थाएं कमजोर होने लगी। इस कारण से भी गणतंत्रों का पतन हुआ। 7वां कारण मगध का विस्तार। मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और उसके विस्तार के कारण अन्य राजतंत्र भी थे, उनका भी विस्तार हो रहा था। विशेषकर मगध के कारण गणराज्यों का पतन प्रारंभ हुआ। तो ये गणतंत्रों के पतन के कारण थे। प्रमुख राजतंत्र जो लगातार आगे बढ़ रहे थे, विस्तार पा रहे थे, उनमें 4 प्रमुख राजवंश थे। राज्य थे अवंती, वत्स, कौशल और मगध। आपस में इनमें संघर्ष चल रहा था। पूर्व में हम इनके संघर्षों की चर्चा भी कर चुके हैं। अंततः इन संघर्षों में मगध राज्य विजयी होता है और मगध राज्य का तीव्रता के साथ उत्कर्ष होता है। तो आइए अब हम देखते हैं मगध राज्य का 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में किस प्रकार से विकास हुआ, विस्तार हुआ। वर्तमान में यह राज्य बिहार, पटना, गया का क्षेत्र है। इसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। इसके उत्कर्ष के जो प्रमुख कारण थे, उनमें पहला कारण था मगध की सामरिक स्थिति। गंगा, सोन, चंपा नदी और विंध्य पर्वत से यह राज्य पूरी तरह से प्राकृतिक सीमाओं से सुरक्षित था। तो इसकी सामरिक स्थिति बहुत अच्छी थी। इस कारण से इस राज्य का विकास हुआ, इस राज्य का उत्कर्ष हुआ। इस पर आक्रमण करना आसान नहीं था, प्राकृतिक अवरोध विद्यमान थे। दूसरी बात थी लोहे के खदानों की उपलब्धता। मगध राज्य में लोहे के खदानों की उपलब्धता थी। इस कारण से हथियार में लोहे का उपयोग आसानी से हो सकता था। तीसरी बात थी इस क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ थी। नदियों के मैदान थे, जलोढ़ मिट्टियों के द्वारा मैदान का निर्माण किया गया था। सिंचाई के लिए वर्ष भर जल की उपलब्धता थी। इस कारण से यह क्षेत्र समृद्ध था। चौथी बात थी व्यापारिक मार्गों का केंद्र था ये मगध। उत्तर एवं पूर्व के व्यापारिक मार्ग इस क्षेत्र से होकर गुजरते थे। इस कारण व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इसका स्थान महत्वपूर्ण था। इस कारण भी इसका उत्कर्ष हुआ। 5वां था योग्य नेतृत्व। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे शासक यहाँ पर हुए। आगे चलकर फिर 6ठी सदी के बाद, ईस्वी पूर्व के बाद तो अनेक राजा, जिसमें मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य से प्रारंभ होता है, गुप्त काल तक महान राजाओं ने यहाँ पर कार्य किया। तो योग्य नेतृत्व बिंबिसार, अजातशत्रु,
और नंदवंश का विकास 6ठी सदी ईसा पूर्व के काल में हुआ था। इनके कारण भी मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ। हाथियों की उपलब्धता, कुछ ग्रंथ इसका उल्लेख करते हैं कि यहाँ पर हाथियों की उपलब्धता थी। इस काल में सेना के लिए अथवा युद्ध के लिए हाथी महत्वपूर्ण थे, वो यहाँ के जंगलों में उपलब्ध थे। 7वां था गतिशील समाज व समर्पित जनता। समाज का गतिशील होना किसी भी राज्य के विकास के लिए आवश्यक होता है और राज्य के प्रति समर्पण या देशभक्ति की भावना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी देश या क्षेत्र के विकास के लिए, तो वो यहाँ पर थी। इन कारणों से मगध राज्य का उत्कर्ष तीव्रता के साथ हुआ। यहाँ पर पहला वंश था बृहद्रथ वंश। चेदिराज वसु का पुत्र बृहद्रथ, गिरिवज्र को इसने राजधानी बनाया। वसु ने गिरिवज्र नगर बसाया। जरासंध इस राज्य का प्रतापी शासक हुआ। काशी, कौशल, चेदि, मालवा, विदेह, अंग, कलिंग, मद्र, कश्मीर, गांधार, इन सभी को जरासंध ने जीता। बड़ा प्रतापी शासक था। इनकी कथा आपको महाभारत में देखने को मिलती है कि किस प्रकार से भीम के द्वारा कृष्ण ने इनका वध कराया। अंतिम शासक इस वंश के रिपुंजय, मंत्री पुलिक ने इसकी हत्या कर दी और अपने पुत्र बालक को शासक बनाया। महीय नामक सामंत ने बालक राजा की हत्या कर दी और बिंबिसार को राजा बनाया। इस प्रकार हर्यक वंश की स्थापना हुई और बिंबिसार इसका प्रथम शासक हुआ। कुछ विद्वान पुराणों के आधार पर इन्हें बिंबिसार को शिशुनाग वंश का मानते हैं, किंतु सामान्यतः इन्हें हर्यक वंश का ही स्वीकार किया जाता है। राज्यकाल 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इनके प्रमुख कार्य थे वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किए। कौशल प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से दहेज में काशीग्राम प्राप्त किया। दूसरा, लिच्छवी चेटक पुत्री चेरना से विवाह किया। तीसरा, मद्रदेश पंजाब क्षेत्र की राजकुमारी खेमा के साथ विवाह किया। इस प्रकार शक्तिशाली राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। दूसरा, अवंती से मित्रता। चंडप्रद्योत प्रतापी शासक था, क्रोधी और शक्तिशाली भी था। आजीवन इसके साथ मित्रता रखी। तीसरा, अंग विजय। अंग पर इसने आक्रमण किया, ब्रह्मदत्त को पराजित किया और अंग क्षेत्र को मगध राज्य में मिला लिया। राजधानी परिवर्तन भी इसने किया। गिरिव्रज में लगातार अग्निकांड होते रहते थे। ह्वेनसांग ने इसका विवरण दिया है। इस कारण इसने राजगृह को राजधानी बनाया। इसके काल का प्रशासन, इसके काल के प्रशासनिक अधिकारियों में उपराजा, मांडलिक, सेनापति, सेनानायक, महामात्य, व्यवहारिक महामात्र, ग्राम भोजक आदि का विवरण प्राप्त होता है। योग्यता के आधार पर वह नियुक्तियां करता था और शासन पर इसने कठोर नियंत्रण स्थापित किया था। वश्यकार और सुनीत जैसे योग्य मंत्री इसके काल में थे। बिंबिसार के विषय में ह्वेनसांग ने विवरण दिया है। जीवक नाम का वैद्य उसका दरबारी था, अतः आयुर्वेद का विकास इसके काल में हुआ। अपराधियों को कठोर दंड देने का इसने प्रावधान किया था। इस संबंध में ह्वेनसांग ने विवरण दिया। ह्वेनसांग इसके काल में बिंबिसार मार्ग और बिंबिसार पुल का उल्लेख करता है। पुलों और मार्गों का भी इसने निर्माण किया था। धार्मिक सहिष्णुता इसके काल में थी। स्वयं बौद्ध था, किंतु महावीर स्वामी से परिवार सहित मिलने गया। ब्राह्मण
कूटदंत को खान मुक्त गांव इसने प्रदान किया। सोनदंड नाम का ब्राह्मण था, इसको चंपानगर की आय इसने दान की। इस प्रकार सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु भाव इसने प्रदर्शित किया। इसकी मृत्यु अजातशत्रु ने कारागार में इसको बंद कर दिया। माता छलना की समझाइश पर उसे मुक्त करने गया, किंतु बिंबिसार ने आत्महत्या कर ली, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। कुछ स्थानों पर अजातशत्रु को पितृहंता स्वीकार किया गया है। कहा जाता है कि देवदत्त जो बुद्ध के चचेरे भाई थे, उनके भड़काने पर उसने ऐसा किया था। बौद्ध स्रोतों से ऐसी जानकारी होती है। दूसरा प्रसिद्ध शासक था अजातशत्रु। 492 ईस्वी पूर्व से 462 ईस्वी पूर्व तक इसको कुणिक नाम से भी उस काल के ग्रंथों में इसे कुणिक नाम से पुकारा गया है। पिता के काल में अंग का शासक था, योग्य था अजातशत्रु। इसने राजगृह और पाटली ग्राम में दुर्ग बनवाया था। महत्वाकांक्षी था, अनेक युद्ध इसने किए। पहला था कौशल से युद्ध। कौशल की राजकुमारी कौशल देवी के साथ बिंबिसार का विवाह हुआ था। इनकी माता को लेकर के ये माना जाता है कि कौशल देवी इनकी माता थी, जो वैदेही नाम से भी जानी गई हैं। बौद्ध सूत्र ऐसा बताते हैं। कुछ स्थान पर जैन सूत्र बताते हैं कि चेलना या छलना जो थी वो इनकी माता थी, किंतु आमतौर पर जो स्वीकार किया जाता है वो कौशल देवी को ही इनकी माता स्वीकार किया जाता है। तो कौशल राज्य और प्रसेनजीत रिश्ते में अजातशत्रु का मामा लगता था। तो कौशल के प्रसेनजीत के साथ युद्ध हुआ। काशीग्राम बिंबिसार को प्राप्त हुआ था विवाह पश्चात दहेज के रूप में। काशीग्राम को प्रसेनजीत ने वापस ले लिया। इस बात को लेकर स्वीकार किया जाता है कि युद्ध शुरू हुआ। अजातशत्रु ने आक्रमण किया, लंबा संघर्ष चला। प्रसेनजीत को प्रारंभिक पराजय का सामना करना पड़ा, किंतु अंततः प्रसेनजीत विजयी हुआ और अजातशत्रु को उसने कैद कर लिया, किंतु शांति स्थापित की और उसे न मारकर, क्योंकि रिश्ते में उसका भांजा था, अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह उसके साथ कर दिया और काशीग्राम उसको वापस लौटा दिया। इस प्रकार कौशल के साथ युद्ध का अंत हुआ। लिच्छवियों पर उसने विजय प्राप्त की। वज्जी संघ से युद्ध किया। 16 वर्ष तक यह संघर्ष चला, क्योंकि वज्जी संघ भी शक्तिशाली संघ था। जैन बौद्ध स्रोत पृथक पृथक विवरण देते हैं। वैशाली की राजकुमारी छलना के 2 पुत्र थे, हल्ल और बेहल्ल। सेचनक नाम का हाथी जो प्रसिद्ध हाथी था और 18 लड़ों वाली एक बहुमूल्य माला बिंबिसार ने अपने इन दोनों पुत्रों को हल्ल और बेहल्ल को प्रदान की थी। अजातशत्रु की पत्नी पद्मावती के कहने पर अजातशत्रु ने इस बहुमूल्य माला और हाथी की मांग की। हल्ल और बेहल्ल ने ये अजातशत्रु को प्रदान नहीं किए और अपने मामा के राज्य लिच्छवी राज्य चले गए। इस कारण से अजातशत्रु ने यहाँ पर आक्रमण किया, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। किंतु बौद्ध स्रोत ये बताते हैं कि गंगा के किनारे रत्नों की खान थी। दोनों राज्य वैशाली और मगध दोनों ही इस क्षेत्र पर खनन कार्य करते थे, किंतु कुछ समय से केवल वैशाली ही यहाँ पर वैशाली राज्य ही खनन का कार्य कर रहा था। इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और इस कारण ये आक्रमण किया गया। सुनीति व वत्सकार जो बिंबिसार के प्रसिद्ध मंत्री रहे थे, इस काल में भी थे, इनको जासूस बनाकर अजातशत्रु ने वैशाली राज्य में भेजा और गणराज्यों में फूट पैदा कर दी और 16 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद अंततः विजयी हुआ। अजातशत्रु ने इस युद्ध में रथमूसल और महाशिलाकंटक नाम के नए हथियारों का प्रयोग किया था। दूसरा, अवंती से संबंध।
प्रद्योत इसके राज्य पर आक्रमण करना चाहता था, परंतु इसके कोई प्रमाण नहीं होते हैं। इन दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित रही। अजातशत्रु के धर्म के बारे में कहा जाता है कि प्रारंभ में यह जैन धर्म को मानने वाला था। पिता की हत्या के पश्चात, जैसा कहा जाता है, इसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बुद्ध के समक्ष यह उपस्थित हुआ और अपने पिता की हत्या को इसने स्वीकार की और इसके बाद यह बौद्ध हो गया। 462 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हुई। इसका उत्तराधिकारी उदयन, पाटलिपुत्र को उदयन ने राजधानी बनाया। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी नागदाशक को सिंहासन से पृथक कर दिया था शिशुनाग ने, और इस प्रकार इस वंश का अंत हुआ। शिशुनाग ने इसके पश्चात शासन किया। इसने अवंती को परास्त किया और 396 ईस्वी पूर्व शिशुनाग की मृत्यु हुई। उसका उत्तराधिकारी कालाशोक या काकवर्ण इसका नाम मिलता है। इसके काल में विशेष घटनाएं थी कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। 368 ईस्वी पूर्व में कालाशोक या काकवर्ण की मृत्यु हुई। बाद में उत्तराधिकारियों ने 22 वर्षों तक शासन किया और उसके पश्चात महापद्मनंद ने नंदवंश की स्थापना की। बड़ा प्रतापी शासक हुआ महापद्मनंद। इसने विस्तृत क्षेत्रों को जीता, इक्ष्वाकु वंश को पराजित किया, पंचाल, काशी, कलिंग, इन क्षेत्रों को इसने जीता। अश्मक, कुरु, सूरसेन, वीतहोत्र, कलिंग और कुंतल का भी उल्लेख इसमें शामिल है। इन सभी क्षेत्रों को इसने जीता। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे जिन्होंने 12 वर्षों तक शासन किया और अंतिम शासक था घनानंद। आप सभी को ज्ञात है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको पराजित किया था। इस प्रकार मगध राज्य का इस काल में उत्कर्ष हुआ था। निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के इतिहास जानने के स्रोतों में मुख्यतः हमें धार्मिक स्रोत प्राप्त होते हैं। इसका कारण यह है कि यह काल 6ठी सदी ईस्वी पूर्व का काल धार्मिक क्रांति के रूप में, क्रांतिकाल के रूप में भारतीय इतिहास में जाना जाता है। जैन मत इस समय अपने उत्कर्ष पर था। इसके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी इस काल में हुए। बौद्ध मत के प्रतिपादक महात्मा बुद्ध भी इसी काल में हुए। इन दोनों सन्यासियों के भ्रमण, अपने मतों के प्रचार और प्रसार से भारत के सनातन धर्म में भी बड़े परिवर्तन प्रारंभ हो गए। इस प्रकार यह काल धार्मिक क्रांति के काल के रूप में जाना जाता है। इस कारण से ऐतिहासिक स्रोतों में जैन, बौद्ध व सनातन धर्म के स्रोत विद्यमान हैं। राजनीतिक रूप में इस काल में केंद्रीय शक्तियों एवं क्षेत्रीय स्वातंत्र्य की शक्तियों के बीच टकराव हमें देखने को प्राप्त होता है। दूसरी ओर राजतंत्र तथा गणतंत्रात्मक विचारधारा का संघर्ष भी स्पष्ट होता है। राजतंत्र एवं केंद्रीय शक्तियों का नेतृत्व इस काल में अवंती के चंडप्रद्योत, कौशल के प्रसेनजीत एवं मगध के बिंबिसार, अजातशत्रु एवं महापद्मनंद जैसे राजाओं के द्वारा किया गया। अंततः मगध की शक्तियां विजयी हुई तथा दृढ़ एवं विस्तृत राजतंत्र की परंपरा इस काल में प्रारंभ हुई। किंतु गणतंत्रों के महत्व को भी इस काल में अस्वीकार नहीं किया जा सकता। गणतंत्रों ने सामूहिक शासन व लोकतंत्रात्मक शासन की आधारशिला रखी। इनके महत्व पर BC लॉ ने लिखा है, नागरिक की स्वतंत्रता के विषय में ऐसा लोकतांत्रिक दृष्टिकोण प्रचलित था जिसका समानांतर उदाहरण विश्व के इतिहास में संभवतः अन्यत्र नहीं मिलेगा। धन्यवाद।